डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब्स पार्ट 23 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें भ्रम में डाल देता है, हमें कंफ्यूज कर देता है। हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है और फर्स्ट स्ट्रक्चर के बाद यदि एक और ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स हो उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के बाद यदि एक ऑब्जेक्ट रहे तो उसके बारे में पढ़ेंगे और वैसे सेंटेंस को पढ़ेंगे जो हमें कंफ्यूज कर देता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद काउज आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आता है और उसके बाद एक और अन्य ऑब्जेक्ट आता है। काउज के जगह पर हम मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेक आता है, उसके बाद पहला पहला ऑब्जेक्ट आता है और इस पहला पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का आता है और इसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट आता है। हम लोग पहले ही इस स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग केवल वैसे वाक्यों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं और जो हमें कंफ्यूज कर देता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कुछ शर्त भी सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के लिए 3 शर्तें, इस 3 शर्तों को आप हमेशा याद करके ही रखें। नंबर 1, वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, अर्थात फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का प्रयोग हम उसी हालत में करेंगे जब वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। दूसरी शर्त है, वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक का प्रयोग तभी होता है जब कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग लेता है। यदि कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग नहीं लेगा तो हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी शर्त है, वाक्य में एक कर्म के साथ को का चिन्ह लगा हुआ रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, अर्थात एक कर्म ऐसा रहता है जो क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जब हम क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट मिलता है और जब हम क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट मिलता है या भाववाचक ऑब्जेक्ट मिलता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग कुछ वाक्यों को देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। नंबर 1, मैं तुम्हें अपनी गलती महसूस कराऊंगा। यहाँ आप करवाऊंगा नहीं बोलें, मैं तुम्हें अपनी गलती महसूस कराऊंगा। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट एक ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कैसे मिलेगा हमको। क्रिया में या तो किसको लगाकर प्रश्न करेंगे या क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। इस वाक्य में यदि हम क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलता है तुम्हें, और क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है अपनी गलती। यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम 2 तरीका से कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका में इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में सेकंड स्ट्रक्चर या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी हालत में नहीं करेंगे, जैसा कि कुछ लोग कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका अनुवाद कैसे करते हैं। यदि हम तुम्हें को पहला पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में मानते हैं तो इसका अनुवाद होता है आई शैल मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक या आई शैल काउज यू टू रियलाइज योर मिस्टेक। जब हम इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे और अपनी गलती को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा आई शैल मेक योर मिस्टेक रियलाइज टू यू
या आई शैल काउज योर मिस्टेक टू रियलाइज टू यू। नंबर 2, शिक्षक ने हम लोगों को कक्षा कार्य पूरा कराया। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही कर सकते हैं। और हम देखें, जब क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है हम लोगों को, और जब हम लोग क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है हमें कक्षा कार्य। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में 2 प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम लोगों को पहला ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है द टीचर मेड अस कंप्लीट आवर क्लास वर्क, या द टीचर काउज्ड अस टू कंप्लीट आवर क्लास वर्क। और जब इस वाक्य में कक्षा कार्य को अंग्रेजी में पहला ऑब्जेक्ट मानते हैं या पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बनाते हैं तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है द टीचर मेड आवर क्लास वर्क कंप्लीट टू अस, या द टीचर काउज्ड आवर क्लास वर्क टू कंप्लीट टू अस। नंबर 3, शिक्षक ने लड़कों को पाठ रटाया। यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और जब हम क्रिया रटाया में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, शिक्षक ने किसको पाठ रटाया, तो हमको उत्तर मिलता है लड़कों को, यानी यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब हम क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, शिक्षक ने लड़कों को क्या रटाया, तो हमें उत्तर मिलता है पाठ, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अर्थात इस वाक्य का जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो अंग्रेजी में हमको 2 ऑब्जेक्ट मिलता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लड़कों को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा द टीचर मेड द बॉयज मेमोराइज द लेसन, या द टीचर काउज्ड द बॉयज टू मेमोराइज द लेसन। और जब हम पाठ को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है द टीचर मेड द लेसन मेमोराइज टू द बॉयज, या द टीचर काउज्ड द लेसन टू मेमोराइज टू द बॉयज। नंबर 4, वह मुझे आवेदन पत्र लिखाते हैं। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम हर हालत में कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। और इस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है, मुझे और आवेदन पत्र, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग 2 प्रकार से करेंगे, लेकिन दोनों प्रकार से हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। जब हम लोग मुझे को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा ही मेक्स मी राइट एन एप्लीकेशन, या ही काउजेज मी टू राइट एन एप्लीकेशन। और जब हम लोग अंग्रेजी में आवेदन पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा ही मेक्स एन एप्लीकेशन राइट टू मी, या ही काउजेज एन एप्लीकेशन टू राइट टू मी। नंबर 5, मैंने उसे गाना गवाया। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है। जब क्रिया में हम किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, मैंने किसको गाना गवाया, मैंने गाना किसको गवाया, तो हमें उत्तर मिलता है उसे। और जब हम लोग क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, मैंने उसे क्या गवाया, तो हमें उत्तर मिलता है गाना। अर्थात इस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है। जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसे को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा आई मेड हिम सिंग ए सॉन्ग, या आई काउज्ड हिम टू सिंग ए सॉन्ग। और जब हम अंग्रेजी के सेंटेंस में गाना को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा आई मेड ए सॉन्ग सिंग टू हिम, या आई काउज्ड ए सॉन्ग टू सिंग टू हिम। नंबर 6, मैंने तुम्हें एक गीत लिखाया। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य में देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, पहला है तुम्हें और दूसरा है एक गीत।
इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में दो प्रकार से करेंगे। जब तुम्हें को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा आई मेड यू राइट ए सॉन्ग या आई काउज्ड यू टू राइट ए सॉन्ग। और जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक गीत को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा आई मेड ए सॉन्ग राइट टू यू या आई काउज्ड ए सॉन्ग टू राइट टू यू। नंबर 7, हम लोगों ने बच्चों को एक गीत सिखाया। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, बच्चों को और एक गीत, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में दो प्रकार से कर सकते हैं। जब बच्चों को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा वी मेड द चिल्ड्रेन लर्न ए सॉन्ग या वी काउज्ड द चिल्ड्रेन टू लर्न ए सॉन्ग। और जब इस वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में हम लोग एक गीत को पहला ऑब्जेक्ट बनाकर बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा वी मेड ए सॉन्ग लर्न टू द चिल्ड्रेन या वी काउज्ड ए सॉन्ग टू लर्न टू द चिल्ड्रेन। नंबर 8, मैं उसे पत्र लिखाता हूं या इसको बोल सकते हैं मैं उसको पत्र लिखाता हूं। यहां क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है, उसे और पत्र, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में दो प्रकार से कर सकते हैं। यदि उसे को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा आई मेक हिम राइट ए लेटर या आई काउज हिम टू राइट ए लेटर। और जब हम इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद होता है आई मेक ए लेटर राइट टू हिम या आई काउज ए लेटर टू राइट टू हिम। नंबर 9, मैं उसे यह बात समझाता हूं या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं मैं उसको यह बात समझाता हूं। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, यह क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य में देखिए, जब समझाता हूं में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं मैं किसको यह बात समझाता हूं तो हमें उत्तर मिलता है उसे। और जब हम क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं मैं उसे क्या समझाता हूं तो इसका उत्तर हमें मिलता है यह बात। यानी अर्थात इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है। जब हम उसे को पहला ऑब्जेक्ट बनाकर अंग्रेजी में इस सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद होता है आई मेक हिम अंडरस्टैंड दिस थिंग या आई काउज हिम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जब इस वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में हम लोग करते हैं और यह बात को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद होता है आई मेक दिस थिंग अंडरस्टैंड टू हिम या आई काउज दिस थिंग टू अंडरस्टैंड टू हिम। नंबर 10, वह मुझे अपना गाल छुआती है। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग किसी भी हालत में किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। लेकिन इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और अपना गाल। वह किसको अपना गाल छुआती है तो मुझे या मुझको, और वह मुझको क्या छुआती है तो अपना गाल। इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है और जब इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करेंगे और मुझे को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा शी मेक्स मी टच हर चीक या शी काउजेज मी टू टच हर चीक। और जब इस वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे और अपना गाल को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा शी मेक्स हर चीक टच टू मी या शी काउजेज हर चीक टू टच टू मी। 11, वह बिल्ली को दूध पिलाती है। इस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे।
पीना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है पिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है पिलवाना। इस वाक्य में देखिए, क्रिया के साथ यदि किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, वह किसको दूध पिलाती है, तो इसका उत्तर मिलता है हमें बिल्ली को। यह पहला ऑब्जेक्ट हुआ। यदि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, वह बिल्ली को क्या पिलाती है, तो हमें उत्तर मिलता है दूध। अर्थात इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम बिल्ली को पहला ऑब्जेक्ट मानकर अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो इसका अनुवाद होगा सी मेक्स द कैट ड्रिंक मिल्क या सी काउजेज द कैट टू ड्रिंक मिल्क। और यदि इस वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में दूध को पहला ऑब्जेक्ट मानकर करते हैं, तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है सी मेक्स मिल्क ड्रिंक टू द कैट या सी काउजेज मिल्क टू ड्रिंक टू द कैट। हम लोगों ने देखा कि ये वाक्य हम लोग अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, हमें भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं, हमें भ्रांति पैदा करते हैं। इसलिए इन वाक्यों को आप खूब अच्छी तरह से देखें, खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, खूब अच्छी तरह से अभ्यास करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कॉजेटिव वर्ब के पहले टाइप के स्ट्रक्चर का अनुवाद आसानी से अब कर सकते हैं। और याद रखें, जिस वाक्य में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ हो, तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। और यह भी याद रखें कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हम उसी अवस्था में करेंगे, हम उसी स्थिति में करेंगे जब कर्ता क्रिया करने में स्वयं भी भाग ले रहा हो, कर्ता क्रिया करने में खुद भाग ले रहा हो। अन्यथा क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हम नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।